कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू किया जाए। आज फिर उम्मीद करते हैं 6 क्वेश्चन दिए थे, आप लोग 6 क्वेश्चन तैयार किए होंगे या पता होगा। कमेंट तो नहीं आया मेरे पास। चलिए उसका आंसर बताते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये भारत में भारत सरकार का शहरी और आवास विकास मंत्रालय इसको जारी करता है। इस साल सबसे अच्छा शहर आया है बेंगलोर। बेंगलोर सबसे अच्छा शहर आया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य, अब देखिए भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जिसका तट सबसे बड़ा है गुजरात है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तट रेखा दूसरा सबसे ज्यादा है। ठीक है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता है क्या आप लोगों को? उत्तर प्रदेश का 2020 का बजटीय आकार, उत्तर प्रदेश ने इस साल सबसे बड़ा, अपने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पारित किया था। तो बताइए उत्तर प्रदेश का बजट का आकार कितना था? 5,50,270.78 करोड़ रुपए। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5,50,270.78 करोड़ रुपए। मगध की कई राजधानियां रही हैं, जिसकी पहली मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। मगध की पहली राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है। चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। और कब हुआ था ये भी जान लीजिए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। आपको घाघरा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, असीरगढ़ का युद्ध सब याद होना चाहिए। 1539 में हुआ था। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। ठीक है। हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। तो हुमायूं को हराने के बाद शेर खान ने अपनी उपाधि ली शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की उपाधि इसने ली थी 1539 में। ठीक है। शेरशाह सूरी ने ही भारत में सबसे पहले रुपया चलाया था। भारत में सबसे पहले रुपया शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, बेंगलोर पहले स्थान पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का बजटीय आकार 5,50,270.78 करोड़ रुपए। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज। ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र बना। ठीक है। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1539 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस युद्ध के बाद फिर उसके बाद चौसा का युद्ध हो गया। सिंधु समझौता क्या? सिंधु समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में 1960 याद रखिएगा, सिंधु समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। और इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जल के बंटवारे का ये मतलब समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से गुजरती है और चीन से निकलती है। जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद वो पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में गिरती है। याद रखिएगा सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। 3 देशों से गुजरती है, चीन से निकलती है, कैलाश मानसरोवर है, हिंदू धर्म में उसको बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, और फिर जम्मू लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री करती है, पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको समझ में आए। ठीक है। अगर जो चीज ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो, जरूर कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहा है, कमेंट नहीं करने की वजह से मेरा मनोबल गिरेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
आइए आपको आपातकाल के बारे में बताते हैं। आज एक टॉपिक आपातकाल है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान, भारतीय संविधान, ठीक है। आपातकाल का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान है, ठीक है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इसको अगर हम लोग ऐसे पढ़ लिया जाए तो काफी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले अनुच्छेद 352, दूसरा अनुच्छेद है 356, तीसरा अनुच्छेद है 360, ठीक है। 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद तो 352 से लेकर 360 तक है, लेकिन अब 352, 356, 360 क्या है ये? देखिए, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन, सबसे प्रचलित भाषा इसका है राष्ट्रपति शासन। सबसे प्रचलित भाषा जो है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तीसरा अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल तो 3 अनुच्छेद से अगर समझा जाए तो काफी आसानी हो जाएगी। अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है वो 1935 एक्ट से लिया गया है। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो तुरंत कहते हैं सर आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल नहीं लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया, ठीक है। याद रखिए, कभी भी पूछेगा भारतीय संविधान में आपातकाल किससे प्रभावित है तो अनुच्छेद नहीं, एक्ट 1935 एक्ट जो अंग्रेज बनाए थे, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहता है। अब आपको यह जानना चाहिए आपातकाल क्या होता है। भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश पे संकट आ जाए, कोई ऐसी कोई विद्रोह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो पूरे देश का प्रशासन संभालने के लिए केंद्र को ताकत चाहिए, ठीक है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने जब से कोरोना शुरू हुआ है एक एक्ट पास किया, एनडीएमए एक्ट, ठीक है। 2005 एक्ट है ये। इसके अनुसार केंद्र के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत है इस वक्त, ठीक। लेकिन वो आपातकाल नहीं है, उसको आपातकाल से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपातकाल क्या है? ये जैसे देश सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर, चाहे देश में कोई देश और आक्रमण कर दे, चाहे देश किसी और देश के साथ युद्ध में संलग्न हो जाए, तो भारत में यह है कि आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा यह है कि अगर कोई राज्य है तो अनुच्छेद 355 कहता है ये केंद्र का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 355 कहता है ये केंद्र का कर्तव्य होगा वो देखे कि सभी राज्य संविधान के अनुसार चले, ठीक है। तो कोई राज्य अगर संविधान के अनुसार मान लीजिए नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। और भी कई प्रावधान है लग सकता है। अब देश पे कोई वित्तीय संकट आ जाए, कोई ऐसे संकट आ जाए जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो, तो सरकार क्या कर सकती है कि वित्तीय आपातकाल लगा देगी, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आज तक देश में नहीं लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल चाहे राष्ट्रपति शासन चाहे वित्तीय आपातकाल कुछ भी सब राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है। तीनों आपातकाल या तीनों अनुच्छेदों का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। भारत में पूछेगा वित्तीय आपातकाल कौन लगा सकता है तो राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति जो आपातकाल लगा देते हैं तो उनको लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तीनों में लोकसभा और राज्यसभा से उनको पास कराना होता है बाद में, लगाने के बाद। ठीक है। इसको 1 महीने के अंदर पास कराना होता है। अगर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, 1 महीने के अंदर अगर 2/3 बहुमत से इसको पास कर देगी तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन मान लीजिए किसी राज्य की सरकार, ठीक है, संविधान के अनुसार ना चल रही हो, वहां सरकार अल्पमत में आ गई हो, उसके पास विधायक कम हो, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 से। तो इसको पास कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया। महीना लिख सकते हैं, माह भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 माह का समय, मतलब इसको लगाने के बाद 2 माह के अंदर संसद के साधारण बहुमत, लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से इसको पास कराया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अगर आप लगा देते हैं, राष्ट्रपति लगा देते हैं, तो इसके लिए भी उनको 2 माह का समय मिला हुआ है। ठीक है। और इसको भी साधारण बहुमत से पास कराना होता है। ठीक है। साधारण बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से इसको पास कराना होता है। इसमें 2/3 बहुमत चाहिए, इसको साधारण बहुमत चाहिए, इसमें साधारण बहुमत चाहिए। इसको 2 माह का समय है पास कराने के लिए, इसको 2 माह का समय है पास कराने के लिए, और इसको बस 1 ही महीना या 1 ही माह का समय है पास कराने के लिए। ठीक है। अब सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, याद रखिएगा। फिर 1965 में आपातकाल, सॉरी 65 में बोला था, 1971 में आपातकाल दूसरी बार लगा और तीसरी बार 1975 में लगा। दोनों बार बाह्य आक्रमण की वजह से लगा था। दोनों बार बाह्य आक्रमण हुआ था और ये आंतरिक अशांति पे लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था और ये बाह्य आक्रमण। तो आपसे पूछेगा भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो हम कहेंगे 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और सबसे पहले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले पंजाब में लगा था। फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है और हम प्रार्थना करते हैं कि कभी ना लगे। ठीक है। भारत आगे ही बढ़े, कभी उस पर वित्तीय संकट ना आए। वित्तीय ही क्या, कोई संकट ना आए भारत पे। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। परीक्षा में पूछता है कौन से आपातकाल का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे वित्तीय आपातकाल का प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। ठीक है। तो 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन और 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग जाता है ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल का लगने का मतलब है कि केंद्र के हाथ में राज्य की भी शक्ति आ जाती है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है कि उस जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है उस राज्य का सरकार केंद्र सरकार चलाएगी। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के हाथ में इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो जजों तक का वेतन कम कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ। अब आपके मन में यह आना चाहिए कि वित्तीय आपातकाल चाहे राष्ट्रीय आपातकाल चाहे राष्ट्रपति शासन को वापस कौन लेता है। ठीक है। तो वापस लेने के लिए तीनों में राष्ट्रपति चाहे तो वापस ले सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं, राष्ट्रपति वापस ले सकते हैं। ठीक है। कि हम वित्तीय आपातकाल हटाते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया तो कितने दिन तक चलेगा। ये 6 माह तक काम करेगा। अगर केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, तो वो 6 महीने तक जारी रहेगा। 6 महीने बाद उसे फिर संसद से अनुमोदन लेकर पास कराना होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहां 6 माह तक
राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर उसके बाद संसद के सामने उसको पास कराना पड़ेगा। हर 6 माह पे पास कराना होगा। किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। अब एक बार ये भी पास हो गया, ये कितने दिन तक रहेगा? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक राष्ट्रपति, इस पे कोई रोक नहीं है। एक बार अगर पास हो गया तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये रहेगा, ठीक है। और ये 6 माह तक रहेगा। इसको किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। इसे 6 माह 6 माह 6 माह करके हम 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं अधिकतम, हमारा संविधान कहता है। और राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, चाहे राष्ट्रपति शासन, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो केंद्र सरकार, आपको पता है 5 वर्ष के लिए हम चुनते हैं, तो वो चाहे तो 1 वर्ष कार्यकाल अपना बढ़ा सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो 1 साल तक कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसको कितनी बार बढ़ा सकते हैं? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और ऐसे ही 1 वर्ष राज्य सरकार का भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसका कार्य 5 साल है, 6 साल तक चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो ये प्रावधान नहीं है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि आपातकाल क्या है। आपातकाल फिर से बता दे रहे हैं कि आपातकाल भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। और तीनों राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक है। 1 माह के अंदर इसको पास कराना है संसद से। संसद माने राज्यसभा और लोकसभा। इसको भी 2 माह के अंदर पास कराना है। इसको 2 माह के अंदर पास कराना है। किससे? राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है। इसको 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। इस दोनों को साधारण बहुमत से पास कराना होता है। सबसे पहले भारत में आपातकाल 1962 में लगा था, फिर 1971, फिर 1975। तो 3 बार आपातकाल भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। और भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। और तीनों वापस कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकते हैं। 6 माह बाद हर 6 माह पे पास कराना होता है। और इसको जब एक बार लग गया तो इसको पास करा लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में ये मुद्दा उठा कि राष्ट्रीय आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया कि इसका प्रावधान इसलिए किया गया है कि जब कभी ऐसा मौका आ जाए कि देश की एकता, अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाए तो केंद्र को मजबूत बनाया गया है, इतना सशक्त बनाया गया है कि वो पूरा शासन, पूरे देश का शासन अपने हाथ में ले लेगी। और ऐसा जरूरी भी था। उन्होंने तर्क के आधार पर इसको सिद्ध भी किया, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज फिर 5 क्वेश्चन देते हैं। और एक काम करिए, आप लोग ना एक डायरी बना लीजिए। जो 5 क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एक डायरी में नोट करते चलिए, ठीक है। क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है, हम तो देते रहेंगे। आज 5, कभी 10, कभी 15 बढ़ाते जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी हम देते जाएं। जल्द ही आप देखेंगे कि हम उसका भी इंतजाम कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। उत्साह के साथ पढ़ाई करिए लोग, बाकी तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भाषण 4 द्वीप कहाँ है? ठीक है। भाषण 4 द्वीप कहाँ है? फुगाकू, फुगाकू क्या है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट 2021 में 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 2021
का संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट का संबंध। अब 5वां क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो उम्मीद कर रहे हैं चारों क्वेश्चन दिख रहा होगा। भाषण 4 दिख कहाँ है? फुगाकू क्या है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। MS स्वामीनाथन रिपोर्ट का संबंध बताइए। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है? आप लोग एक डायरी बना लीजिए, बार बार बोल रहे हैं, डायरी में पांचों क्वेश्चन रोज लिखिए। आप देखेंगे जल्द ही आपके पास कितने सैकड़ों क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे और आपका तैयार रहेगा। बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से लिखवा रहे हैं। बाद में आपको याद आएगा कि अरे ये तो हम देखे थे, सुने थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसा ना हो, प्रयास यही करिए कि आप लोग इसको तैयार करिए। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।